द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। रामपथ का बड़ा भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ गया है कि रामपथ में जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था वो गुजरात की कंपनी थी। उसने रामपथ बनाया और रामपथ पहली बारिश में ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, या कहिए इंद्रदेव ने सबकी पोल खोलकर रख दी। आप समझिए, अयोध्या यानी भगवान राम का घर, भगवान राम की नगरी, भगवान राम की नगरी में रामपथ बनाया गया था और उस रामपथ की ऐसी पोल खुली है जो तस्वीरों के माध्यम से यह बताने के लिए काफी है कि यहां कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा, और एक एक करके सवाल इस पर पूछे जाने लगे हैं। देखिए, हम कई तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 22 घंटे पहले सचिन गुप्ता ने एक वीडियो साझा किया है, जिस वीडियो में रामपथ पर गड्ढा बड़ा सा हो गया है और वहां पर लिखा गया है कि सावधान, मतलब वो लगाया गया है कि रामपथ मतलब जो निर्माण के पहले जो वो लगाए नहीं आते बैरिकेड्स ताकि वहां ना जा पाओ, उस तरह के बैरिकेड्स लगाए गए। वो वीडियो जरा आप स्क्रीन पर देखिए। ये देखिए, हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं। वीडियो में देखिए रामपथ का आखिरकार क्या हाल है। रामपथ गड्ढों में तब्दील हो गया है और ये गुजरात की कंपनी को ठेका देने की वजह से हुआ है। गुजरात की कंपनी को ठेका दिया जाता है और गुजरात की कंपनी ऐसा भ्रष्टाचार करती है रामपथ में कि रामपथ धंस जाता है। और ये वीडियो साफ तौर पर आप देखिए, आप समझ सकते हैं कि कितने दिन पहले इसका निर्माण हुआ होगा। अब जब भ्रष्टाचार सामने आता है तो उसको ढकने के लिए कार्रवाई की जाती है। ब्रेकिंग, सचिन गुप्ता लिखते हैं, ब्रेकिंग, अयोध्या में रामपथ निर्माण से जुड़े पीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियर, जिनका नाम क्रमशः हम आपको बता रहे हैं, ध्रुव अग्रवाल, अनुज देशवाल और प्रभात पांडे, सस्पेंड हो गए हैं। रामपथ निर्माण में 100 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए थे। पहली बारिश में रामपथ पर 13 जगह गड्ढे हो गए थे। पहली बारिश में 13 जगह पर, आप समझिए, और निर्माण 100 करोड़ से ज्यादा रुपए निर्माण में खर्च किए गए। आप समझिए, आप रामपथ के निर्माण के बाद आखिरकार यह हाल है। अब आप समझिए, सस्पेंड किए गए अधिकारी जो है, ये R&C इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड ने इसका निर्माण कराया था। सचिन गुप्ता बाकायदे बताते भी हैं, क्योंकि विक्रम नाम के एक शख्स उसी जगह सवाल पूछ लेते हैं, कंपनी कौन सी थी गुप्ता जी? तो गुप्ता जी के द्वारा कंपनी के बारे में बताया जाता है कि सस्पेंड तो सरकारी वाले इंजीनियर हुए हैं, वैसे निर्माण कार्य R&C इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड ने इसका किया था। आप समझिए किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं। और उसके बाद जरा आप आइए, सचिन गुप्ता ने एक और तस्वीर उसी पे साझा की है कि रामपथ की दुर्दशा पर 3 और सस्पेंड। जल निगम इंजीनियर आनंद दुबे, शाहिद और राजेंद्र यादव सस्पेंड किए गए। सीवर लाइन बिछाने वाली गुजरात की कंपनी भुगन इंफ्राकॉन प्राइवेट को सिर्फ नोटिस जारी हुआ है। यह रामपथ 844 करोड़ रुपए से बना था। सोचिए जरा आप, 844 करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं है साहब ये, लेकिन उसके बाद भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया साहब, पूछिए मत। और भ्रष्टाचार पर जब सवाल पूछा जाता है तो उन सवालों से दरकिनार हो जाते हैं वो लोग। जरा आप समझिए, 3 इंजीनियर्स पहले और बाद में 3 इंजीनियर्स और कंपनी को सिर्फ नोटिस भेजा जाता है, क्योंकि कंपनी आप समझते हैं गुजरात की कंपनी है। यह कंपनी है भुवन इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने ठेका लिया, इसने काम कराया और भुगतान बेचारे कंपनी पर नहीं बल्कि सरकारी अधिकारियों पर हो रहा है, उन्हीं को सस्पेंड किया जा रहा है। ये बड़े सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए। अब अजीत अंजुम ने भी इस पर सचिन गुप्ता के पोस्ट पर एक्स पर पोस्ट किया है, लिखा है, सरकार और विभाग के मंत्री की कोई जिम्मेदारी है या नहीं? न सरकार की जिम्मेदारी है, न उस विभागीय मंत्री की जिम्मेदारी है, न उस कंपनी की जिम्मेदारी है। यह बड़ा सवाल है। अधिकारियों को तो आपने सस्पेंड करके बता दिया कि तुम्हारी गलती है, और हमेशा होता है भ्रष्टाचार जहां भी होता है वहां पर उन छोटे कर्मचारियों को निशाना बनाया जाता है, उन पर कार्रवाई करके एक नजीर, वो नजीर नहीं होती है, दरअसल वो दिखाने के लिए होता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, और उन अधिकारियों पर कार्रवाई करके दर्शाने की कोशिश होती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उस विभाग के सचिव पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है जिसने घटिया क्वालिटी का ये इस्तेमाल किया है? और उसके बाद दबाव भी रहता है कि गुजरात की कंपनी है,
तो उस दबाव को भी सहना पड़ेगा और उस दबाव के जरिए देखना पड़ेगा कहीं भैया ऊपर से ना फोन आ जाए तो बेचारे जो छोटे इंजीनियर्स होते हैं, जो सरकारी इंजीनियर्स होते हैं, वो ना चाहते हुए भी हम थोड़ा बड़ा पैसा लेके कैसे भी करके उस मामले पर हरी झंडी लगा देते हैं और उसी हरी झंडी लगाने का भुगतान उन्हें बाद में करना पड़ता है कि उनको नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है और बाद में तो बहाली भी हो जाती होगी। बाद तक किसको पता है, आदमी को याद रहता है, भूल जाती है, जनता है सब भूल जाती है, लेकिन ये पब्लिक है जो सब जानती है। और इस बार के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पब्लिक ने बताया भी है। चलिए आगे देखते हैं, गुजरात की कंपनी को ठेका किसने दिया था? पहली बात, मंत्रियों की जवाबदेही है कि नहीं है? और फिर गुजरात की ऐसी कंपनी को ठेका किसने दिया था? उस कंपनी के सिर पर किसका हाथ था? ये कई सवाल हैं जो एक एक करके उठ रहे हैं कि कंपनी को ठेका किसने दिया, गुजरात की कंपनी को, और फिर उस पर किसका हाथ था? विभागीय मंत्री और बड़े अफसरों की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? जो बड़ी कुर्सी पर बैठे अफसर हैं, छोटी कुर्सी पर बैठे हुए अफसरों को निलंबित करके, उनके ऊपर गाज गिरा के, उनको परेशानी में डाल के, उनको डिप्रेशन में डालकर खुद मौज उड़ाते हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? अरबों के ठेके से किस किस को कमीशन मिला था? गुजरात की इतनी कंपनी यूपी में कैसे घुस आई हैं? अयोध्या से लेकर काशी तक सारे ठेके गुजरातियों को ही क्यों मिल रहे हैं? इन गुजराती कंपनियों के मालिकों का सत्ताधीशों से क्या रिश्ता है? ये तमाम सवाल हैं जो अब पूछे जा रहे हैं। दरअसल जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, यानी रामलला को विराजमान करना था, उस वक्त भी टेंटों का ठेका जो है वो गुजरातियों को दिया गया था। और शायद हार की अयोध्या में यही वजह भी बनती चली आई कि लोगों का वहां पर घर उजाड़ा गया, अयोध्या वासियों को परेशान किया गया और इसीलिए अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। शायद लोग नहीं चाहते रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी को जिताएं, लेकिन वो जो रोष था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो रोष सामने आ गया। और गुजरात की कंपनियों को दिए जा रहे ठेकों के बदौलत जो आज भ्रष्टाचार की तस्वीर हर जगह प्रकट हो रही है, वो तस्वीर देखने लायक है। हम सिर्फ अयोध्या की बात क्यों करें, हम दिल्ली की भी बात करेंगे, हम महाराष्ट्र की भी बात करेंगे, जहां अटल सेतु बनाया गया था ताकि लोगों को असुविधा ना हो और लोग सही तरीके से अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंच पाएं, इसलिए अटल सेतु का निर्माण किया गया था। उसमें भी दरारें आ गई हैं। हम बात क्यों ना करें गुजरात में एयरपोर्ट की, कि वहां पर भी छज्जा गिर जाता है। गनीमत तो यह रहती है कि वहां पर लोग नहीं थे, वरना लोगों की भी मौत हो जाती वहां पर। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं हो पाया। दिल्ली में 3 महीने 18 दिन पहले जिसका उद्घाटन टर्मिनल 1 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, वहां का छज्जा गिर जाने से एक टैक्सी ड्राइवर की डेथ हो जाती है और बाकी जो वहां पर लोग रहते हैं वो घायल हो जाते हैं। अब समझिए, आप अंदाजा लगाइए किसको ठेका दिया गया था। क्या बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? छोटे अधिकारियों को, कर्मचारियों को निलंबित करके सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती है? और यही देश की जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कब तक बड़े मंत्रियों को और इन गुजराती कंपनियों को बढ़ावा दिया जाता रहेगा ताकि ये कभी भी कुछ भी करती रहे और इन पर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई ना हो? ये सवाल बहुत अहम है, बहुत बड़े हैं। इन सवालों को देखा जाना चाहिए और इन सवालों को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी ये पहली बारिश है। अभी हाल फिलहाल में निर्माण हुए इस तरीके से निर्माणाधीन सड़कें, निर्माणाधीन बिल्डिंगें, निर्माणाधीन छज्जे अगर गिरते रहेंगे तो सवाल तो पूछा जाएगा ना साहब। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।